नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम भाग 6 में जो अध्याय 2 है उस अध्याय 2 में हम मुख्यमंत्री जो है और उसके साथ ही साथ हम मंत्री परिषद उससे रिलेटेड हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला बिंदु हम जो मुख्यमंत्री होता है वो संवैधानिक प्रावधान मुख्यमंत्री के क्या क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर क्या मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, अगर होते हैं तो वो कैसे होते हैं, और उनके अलावा मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उन सभी कर्तव्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, अध्याय जो 1 है उसमें राज्य की जो हमारी परिभाषा है, देखिए पहली बात हम पढ़ रहे हैं भाग 6, और भाग जो 6 है उसका संवैधानिक ढांचा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाग है वो भाग अध्याय में बटा हुआ होता है, और अध्याय जो होता है वो अनुच्छेद में बटा हुआ होता है। तो पहले ध्यान रखना कि हम कौन से भाग को पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सा अध्याय चल रहा है, और उस चैप्टर में फिर कौन से आर्टिकल्स की हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए भाग 6 में 6 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं। और इन 6 अध्यायों को पहले मैं एक बार भी आपको बताता हूं कि 6 अध्याय में क्या क्या उल्लेखित है, फिर हम चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री की। कि भाग 6 के अध्याय 1 में राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 152 में, केवल अनुच्छेद 152 में क्या है 152 में, कि जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये सभी जो राज्य हैं ये कब बने, कैसे बने, और इनका जो क्राइटेरिया कहाँ तक है, ये राज्य की परिभाषा में आएगा अनुच्छेद 152 में। लेकिन जब हमने मौलिक अधिकार टॉपिक पढ़ा, जब हमने नीति निदेशक टॉपिक पढ़ा, तो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 भी राज्य की परिभाषा कहता है और अनुच्छेद 36 भी राज्य की परिभाषा कहता है। लेकिन वो राज्य की परिभाषा इस राज्य की परिभाषा से अलग है। वहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 12 कहता है हमारी संसद, भारत सरकार, राज्य विधानमंडल, उसके अलावा राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, ये जो आते हैं वो सारे के सारे उपराज्यपाल, प्रशासक राज्य की परिभाषा में, यानी जो सरकारी सिस्टम होता है वो सब राज्य की परिभाषा में सम्मिलित होता है। लेकिन वही बात अनुच्छेद 36 में लिखी हुई। लेकिन जो अध्याय 1 में जो भाग 6 में अनुच्छेद 152 दिया गया है, वो राज्य की परिभाषा, जितने राज्य हैं उनके नाम दिए गए, उनकी पूरी परिभाषा। लेकिन उसमें जम्मू एंड कश्मीर शामिल नहीं है, क्योंकि वो धारा 370 के कारण अलग था। हालांकि अब धारा 370 हट चुकी है, लेकिन इसको अध्याय 1 में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं हुआ है। तो देख लीजिए, अध्याय 1 राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 152 है, और इस परिभाषा में जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है। अब आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि राज्य की परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, वहाँ क्लैरिफिकेशन आपसे नहीं पूछा गया है कि कौन से राज्य की परिभाषा की बात चल रही है। तो वहाँ पर 3 आर्टिकल आपको बताने, अनुच्छेद 12 भी राज्य की परिभाषा बताता, अनुच्छेद 36 भी राज्य की परिभाषा बताता, और अनुच्छेद 152 भी राज्य की परिभाषा बताता। तो तीनों आर्टिकल राज्य की परिभाषा से रिलेटेड है, 12, 36 और 152। 12 और 36 की परिभाषा अलग टाइप की है, और 152 की परिभाषा क्या है, अलग प्रकार की है। तो ये हो गया अध्याय 1। अब हम बात करते हैं भाग 6 के अध्याय 2 की, जिसमें राज्य की कार्यपालिका यानी द एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। यानी कार्यपालिका यानी सरकार। सरकार में कौन कौन होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। यानी राज्यपाल संविधान का संवैधानिक प्रमुख होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है। राज्यपाल सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का राजनीतिक प्रमुख होता है, यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट, और उसके द्वारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट के अधीन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद होती है, और सरकार का एक सरकारी वकील जो होता है एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता, ये सब केस की परिभाषा में आते हैं राज्य की परिभाषा में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो मुख्यमंत्री टॉपिक पढ़ेंगे, जो भाग 6 के अध्याय 2 में उल्लेखित है, और इसके अंतर्गत हम मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे। अब जो अध्याय 2 है वो अनुच्छेद 153 से लेकर 167 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। क्या दिए गए? मुख्यमंत्री के कर्तव्य, वहां तक का इसका उल्लेख है। अब अध्याय 3 राज्य विधानमंडल द स्टेट लेजिस्लेचर, विधान परिषद, विधानसभा, यानी विधानमंडल का मतलब है
दो सदन, जैसे एक उच्च सदन विधान परिषद और एक निम्न सदन विधानसभा। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य में उच्च सदन हो, लेकिन निम्न सदन अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए, यानी विधानसभा का इसमें होना ही चाहिए। तो यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि अध्याय 3 में विधान परिषद विधानसभा दोनों ही आते हैं, पर विधानसभा अनिवार्य रूप से होता ही है। विधान परिषद की कुछ शर्तें होती है कि विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 से ज़्यादा सीट नहीं होनी चाहिए और किसी भी दशा में 40 से सीटें कम नहीं होनी चाहिए। अब उस कंडीशन में बहुत सारे राज्यों में ये फॉर्मूला नहीं बैठ पाता, जैसे गोवा की विधानसभा की सीटें 40 है, अब उनका 1/3 आप निकालोगे तो वह संभव ही नहीं है कि विधान परिषद का गठन करें। तो स्टेट लेजिस्लेचर, जो कानून बनाने वाली संस्था, जैसे सेंटर में संसद होती है, उसी प्रकार स्टेट में विधानमंडल होता है, और ये अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक का इसमें वर्णन दिया गया अध्याय 3। फिर हम बात करते हैं अध्याय 4, जिसमें अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, क्योंकि कानून बनाने वाली संस्था विधानमंडल होता है। विधानमंडल का सत्र होता है बजट सत्र, मानसूनकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। बाय द वे, जब इनका सत्र नहीं चलता है, जैसे फरवरी से लेकर मई तक बजट सत्र चलता है, फिर से जुलाई से सितंबर तक आपके मानसूनकालीन सत्र चलता है, नवंबर से दिसंबर आपका शीतकालीन सत्र। अब ये जो मैंने आपको महीने बताए, ये कोई फिक्स नहीं है कि इतने महीने चलना चाहिए। इनके इस टाइम पीरियड के बीच में कितने भी दिन सत्र बुलाया जा सकता है, ठीक है। अब जब सत्र नहीं चलता और कानून बनाने की अचानक आवश्यकता पड़ गई, तो राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 213 का प्रयोग करते हुए एक ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश जारी करता है। उस अध्यादेश में वही शक्ति होती है जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में होती है। और ये जो अध्यादेश जो होता है, ये बेसिकली 6 महीने के लिए जारी होता है, लेकिन जैसे ही विधानमंडल का सत्र आएगा तो आते ही 6 सप्ताह में उस पर चर्चा होना अनिवार्य है, अन्यथा अध्यादेश निरस्त कर दिया जाता है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, ये आर्टिकल 213 के तहत है। फिर अध्याय जो 5 है, जो भाग 6 में, उसमें हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की बात है, अनुच्छेद 214 से लेकर 232, और हाई कोर्ट के नीचे जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, अनुच्छेद 233 से 237 तक होते हैं अधीनस्थ न्यायालय। तो अध्याय 6 जो टोटल आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से भाग में पढ़ रहे हैं अपन? भाग 6। तो भाग 6 में टोटल अध्याय 6 हैं, और इसमें से हम चर्चा करेंगे अध्याय नंबर 2 की, जिसमें राज्य की कार्यपालिका, और उसमें हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री की, ठीक है। चलिए देखिए, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री की हम चर्चा करते हैं। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य की कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब सरकार, ठीक है ना, का वास्तविक, क्योंकि नाममात्र का कौन होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है ना। संवैधानिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो कार्य वो संवैधानिक होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री क्या होता है? कार्यकारी प्रमुख होता है, यानी हम ये कह सकते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कौन होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट मुख्यमंत्री होता है। देखिए, राज्यपाल अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग के अलावा शेष सभी मामलों में शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। स्वविवेक की शक्तियां भारत के संविधान में केवल मात्र राज्यपाल को दी गई है, राष्ट्रपति को नहीं दी गई है। राष्ट्रपति के लिए कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि राष्ट्रपति भी स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करेगा, जबकि मुख्यमंत्री के लिए साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि कुछ शक्तियां ऐसी, जैसे मुख्यमंत्री का चयन करने में, जब विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करता है। जब मंत्रिपरिषद के पास विश्वास नहीं होता, तब अपने विवेक से वो तुरंत उस मुख्यमंत्री यानी उसके नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को वो बर्खास्त कर सकता है। राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश वो राष्ट्रपति से कर सकता अपने स्वविवेक से। तो इन स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर बाकी जो भी वो अपनी पावर पोजीशन का इस्तेमाल करेगा, राज्यपाल यानी गवर्नर, वो किसकी सलाह से करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, यानी मंत्रिपरिषद की सिफारिश से ही करेगा। राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति केंद्र में जैसे प्रधानमंत्री की स्थिति होती है, समानों में प्रथम की होती है। यानी जैसे मुख्यमंत्री सभी समान मंत्री होते हैं, उनमें वो समानों में क्या होता है? प्रथम होता है,
ठीक ऐसे ही राज्य में जितने भी मंत्री होते हैं उनमें समानों में वो क्या होता है, समानों में भी प्रथम, यानी जितने मंत्री होते हैं उनमें आगे की पंक्ति में खड़ा होता है, फर्स्ट नंबर पे खड़ा होता है, इसलिए वो प्रथम होता है। राज्य भारत में शासन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अब संसदीय व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि उस देश में संसद होनी चाहिए। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि सरकार में, ऐसे तो सिस्टम देखा जाता है अमेरिका में भी संसदीय व्यवस्था, भाई संसद तो वहां पर है ना, जैसे उस संसद को वहाँ कांग्रेस कहते हैं, कानून बनाने वाली संसद तो वहाँ पर भी है। संसदीय व्यवस्था वहाँ, फिर भी वहाँ अध्यक्षात्मक व्यवस्था की सरकार जो है उसका जो हेड होता है वो कौन होता है, वहाँ का राष्ट्रपति होता है अध्यक्षात्मक में, और वो मंत्री अपने विवेक से बनाता है। उसमें वहाँ की कांग्रेस के मेंबर होना अनिवार्य नहीं है, जबकि संसदीय व्यवस्था जिस देश में होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, उसमें जो मंत्री बनाए जाते हैं वो संसद के सदस्य होने चाहिए, ठीक है ना। और उसमें दो प्रकार की सरकार काम करती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक सरकार क्या करती है, कार्य करती है। तो यहाँ पर ये देखिए कि नाम मात्र की जो सरकार काम करती है वो केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल, और जिसको संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है, और वास्तविक केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री। तो जो सेंटर में हमने प्रधानमंत्री समझा उसी का 2 कॉपी मुख्यमंत्री है। तो भारत में शासन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ध्यान रहे, जबकि मुख्यमंत्री हेड ऑफ द क्या है, गवर्नमेंट, यानी वास्तविक होता है, ठीक है। अभी एक कोई एग्जाम पूछा गया था अधीनस्थ बोर्ड के अंदर, वहाँ पर ये सवाल पूछ दिया गया था पटवारी के पेपर में कि जो राज्य का जो प्रमुख होता है उसमें अंग्रेजी के अंदर हेड ऑफ द स्टेट एग्जामिनर ने लिख दिया ऐसे, हेड ऑफ द स्टेट, ऐसे उसको हिंदी कीवर्ड में डालकर। तो कई बार थोड़ा सा क्या होता है कि इन शब्दों का आपको विशेष करके ध्यान रखना, क्लेरिफिकेशन एग्जामिनर नहीं देता संवैधानिक और वास्तविक, तो वहाँ हिंदी में समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। आगे देखिए, अर्थात राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जबकि मुख्यमंत्री किसका होता है, सरकार का क्या होता है, मुखिया होता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री वास्तविक रियल होता है और सरकार का मुखिया होता है, और केंद्र में प्रधानमंत्री के समान ही मुख्यमंत्री की क्या होती है, स्थिति। संविधान के अनुच्छेद 163 आर्टिकल 163 के तहत राज्य मंत्री परिषद का उपबंध किया गया है। अब जो मंत्री परिषद है वो 163 के तहत 163(1) में क्या है, राज्यपाल को संविधान में प्राप्त विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर अन्य कृत्यों का मतलब क्या होता है, कार्य। ये संवैधानिक शब्द हमने आपको हुबहू लिखे हैं। अन्य कार्यों में सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। यानी राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर, जो विवेकाधीन है उसको छोड़कर अन्य जितने भी वो कृत्य यानी कार्य करेगा, उसको सहायता सलाह देने के लिए एक मुखिया होगा, जिसका नाम जिसकी सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। तो मंत्री परिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होगा, ये बात किस आर्टिकल में है, 163(1) में है। ये हिसाब से सवाल पूछा जाएगा कि मंत्री परिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, ये कहाँ उल्लेखित है, अनुच्छेद 163(1) में उल्लेखित है। 163(2) राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां दी गई है और उसी का निर्णय वहां पर क्या होगा, अंतिम होगा। यानी राज्यपाल ने विवेक से कोई भी निर्णय किया तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, और वो उसका निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा, ऐसा 163(2) कहता है। अब देखिए 163(3) क्या कहता है कि इस बात की न्यायिक जांच नहीं की जाएगी कि मंत्री परिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है अथवा नहीं दी है, और यदि दी है तो क्या दी है, अर्थात मंत्रियों को विधिक उत्तरदायित्व से मुक्त रखा गया है। अभी हमने कहा कि राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है। अब मंत्री परिषद ने क्या सलाह दी, जैसे आप और मैं, हम इस देश के आम नागरिक हैं, हम आरटीआई लगाकर ये पूछ नहीं सकते कि आज मंत्री परिषद की मीटिंग थी और फिर वहाँ से जो भी निर्णय हुआ वो राज्यपाल के पास भेजा गया, तो क्या निर्णय भेजा गया है, अभी तक कोई हमें एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो मीटिंग में क्या चर्चा हुई, ये सब गोपनीय रखा जाएगा। सारे मंत्री गोपनीयता की शपथ लेते हैं, तो वो निर्णय कैसे हुआ, क्या हुआ, ये कोई नहीं बताता है। तो मंत्रियों ने क्या सलाह दी है राज्यपाल को, क्योंकि विवेकाधीन के अलावा सारे कार्य वो मंत्री परिषद की सलाह से तो करता, तो क्या सलाह दी है, उस सलाह के बारे में
कोई किसी प्रकार की न्यायपालिका भी जांच नहीं कर सकती, कोर्ट भी जवाब नहीं मांग सकता कि आपने क्या सलाह दी है। और दूसरी बात है कि मंत्री विधिक उत्तरदायित्व का मतलब है मंत्रियों पर कोई इस प्रकार के कार्य के लिए, सलाह के लिए किसी प्रकार का कोई कानूनी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो विधिक उत्तरदायित्व यानी लीगली जो जिम्मेदारी है उससे उनको मुक्त रखा गया कि भाई आप क्या कह रहे हो, क्या नहीं कह रहे हो, आपने राय सही नहीं दी, आपने राय गलत दे दी, इस प्रकार के विधिक उत्तरदायित्व से उनको मुक्त रखा गया। यानी कोई उन पर एक्शन नहीं हो सकता, कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श को पुनर्विचार हेतु लौटाने का प्रावधान संविधान में उल्लेखित नहीं है, जबकि 44वें संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रपति के लिए प्रावधान 74(1) में किया गया। देखिए इसका क्या मतलब है कि जैसे आप मंत्रिपरिषद है, मैं राज्यपाल हूं, आपने कोई भी सलाह मुझ राज्यपाल को दी है, तो सवाल ये बनता है कि अगर वो सलाह राज्यपाल को पसंद नहीं आती है, राज्यपाल को समझ में नहीं आती है, तो राज्यपाल क्या पुनः विचार के लिए वापस मंत्रिपरिषद को लौटा सकता है या नहीं लौटा सकता, सवाल ये बनता है। तो देखिए इस संदर्भ में संविधान मौन है, संविधान में ये स्पष्टीकरण नहीं है। वे सलाह दी है, अब वो नहीं मानता तो क्या वापस लौटा सकता है क्या? कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अच्छा लौटाएगा तो कितनी बार लौटाएगा, ये भी लिखा हुआ नहीं है। अच्छा सलाह दी तो अनिवार्य रूप से मानने के लिए बाध्य है, ये भी लिखा हुआ नहीं है। अर्थात इस संदर्भ में संविधान क्या है? मौन है। यानी सलाह लौटा भी सकता है ना, और वो वापस भी भेज सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है क्योंकि उल्लेखित नहीं है। लेकिन सेंटर के लिए हम बात करें कि 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई की सरकार में हुआ था। उस संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान कर दिया था कि एक बार मंत्रिपरिषद को सलाह वापस लौटा सकता है भारत का राष्ट्रपति, और मंत्रिपरिषद ने उस सलाह में कुछ भी अमेंडमेंट किया है तो ठीक है, अगर संशोधन नहीं भी किया है और दोबारा अगर राष्ट्रपति को भेज दी तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य माना जाएगा, यानी बाध्य होगा। लेकिन ध्यान रहे ये 44वां संशोधन सेंटर के लिए राष्ट्रपति के संदर्भ में हुआ है, राज्यपाल के संदर्भ में नहीं हुआ। तो अभी हम इस स्थिति में कहने में नहीं है कि क्या राज्यपाल मान सकता है, नहीं कह सकते हैं, नहीं मानेगा नहीं कह सकते हैं। बस ये कि परामर्श पुनर्विचार के लौटाने के लिए ऐसा संविधान में कुछ उल्लेखित भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। देखिए नियुक्ति अपॉइंटमेंट कैसे होती है, मैं कुछ आपको थोड़ा सा एक टेक्निकल थोड़े से कुछ शब्द आपको समझा देता हूँ जिससे आगे के लिए आपकी बहुत आसानी रहेगी। जैसे एक होता है शब्द, पहले इससे पहले हम लेते हैं निर्वाचित यानी इलेक्टेड, फिर उसके बाद मनोनीत यानी नाम निर्दिष्ट यानी नॉमिनेटेड, फिर एक होता है चयनित यानी चूज जिसको चयन कहते हैं, और उसके अलावा आप एक होता है नियुक्त। पहले इन चारों शब्दों का थोड़ा सा आप एक अर्थ समझे कि कहाँ कौन से शब्द का प्रयोग करना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। देखिए निर्वाचित का मतलब होता है जहाँ जो भारत की जनता द्वारा चाहे वो व्यक्ति प्रत्यक्ष चुना जाए और चाहे वो व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, चाहे वो प्रत्यक्ष चुना जाए चाहे वो अप्रत्यक्ष चुना जाए। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यानी मैं कह सकता हूं कि एक बड़े समूह द्वारा यानी आम जनता द्वारा एक बड़े समूह द्वारा जो चुनाव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निर्वाचित कहते हैं। जैसे मैं ये कह सकता हूँ एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो गया, जैसे एमएलए का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा जैसे एमएलए में ये एमएलसी यानी जो विधान परिषद मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव हो गए। उसके अलावा जैसे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, है ना, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया। ये सब क्या होते हैं? चुनाव एक बड़े समूह द्वारा जिनका चुनाव किया जाता है वो क्या होता है? निर्वाचित होता है यानी इलेक्टेड होता है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा
मैं चयनित की बात करता हूं, मनोनीत से पहले चयनित की यानी चूज की। चयनित में क्या होता है कि ये भी एक चुनाव होता है, ये भी एक क्या होता है, चुनाव होता है, लेकिन एक छोटे समूह द्वारा चुनाव होता है। जैसे आप ये देखिए कि एक कक्षा के अंदर मॉनिटर बनाना है, 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से एक बच्चा चुनकर आएगा, तो उसको चूज कहा जाता है यानी चयनित। जैसे मैं बात करूं कि हमारी लोकसभा, अब लोकसभा में जो मेंबर आए हैं वो सब चुनकर आए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद सदस्य चुनकर आए। अब उनमें से एक व्यक्ति वो क्या करेंगे, अध्यक्ष चुनेंगे और एक उपाध्यक्ष चुनेंगे। तो पहले वो ऑलरेडी चुनकर आए हैं तो वो निर्वाचित हो गए, अब वो सब लोग आगे मिलकर एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। तो वहां पर जो होगा वो एक छोटे समूह द्वारा चुनाव होता है, इसलिए वो क्या कहलाता है, चयनित कहलाता है। तो देखो इसमें कौन कौन आते हैं हमारी, जैसे लोकसभा, लोकसभा में कौन हो गया, एक तो स्पीकर हो गया और एक डेप्यूटी स्पीकर हो गया, ठीक है ना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर जैसे राज्यसभा होगी, राज्यसभा में जो होता है डेप्यूटी चेयरमैन यानी जो उप सभापति की हम बात करें, क्योंकि सभापति कौन होता है, जैसे उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति का तो क्या होता है, चुनाव होता है, वही राज्यसभा में क्या होता है, सभापति। तो यहाँ पर ही हो गया। फिर विधानसभा जो हो गई, विधानसभा, उस विधानसभा में कौन होता है, स्पीकर होता है और डेप्यूटी स्पीकर होता है। विधान परिषद जो होती है उसमें जो सभापति होता है और आपकी जिसको चेयरमैन कह सकते हैं अपन, जैसे ये विधान परिषद जो होती है उस विधान परिषद में एक हमारे विधान परिषद में चेयरमैन होता है और एक कौन होता है, डेप्यूटी चेयरमैन होता है। तो ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये सारे के सारे क्या होते हैं, चूज होते हैं, चयनित यानी 2 ये 3 4 5 6 7, ये 7 लोगों के लिए ही चयनित शब्द का प्रयोग होगा और किसी के लिए भी नहीं होगा। यानी 4 बड़ी संस्थाएं होती है हमारे इस देश में, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा में केवल उपसभापति, क्योंकि सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, वो निर्वाचित हो जाता है। फिर राज्यों में विधानसभा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और विधान परिषद अगर है तो उसमें सभापति और उप सभापति। ये जो लोग होते हैं ये 7 चूज होते हैं यानी क्या होते हैं, चयनित होते हैं। अब देखिए बात करते हैं मनोनीत की। मनोनीत का मतलब है कि उस व्यक्ति में कोई स्पेसिफिक योग्यता होनी चाहिए। स्पेसिफिक क्या होनी चाहिए, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों को, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत उनको 4 क्षेत्रों में, जैसे मैं ये कह सकता हूँ साहित्य, ठीक है ना, उसके अलावा विज्ञान, ठीक है, उसके अलावा कला, ठीक है, और उसके अलावा समाज सेवा। ये कितने क्षेत्र हैं बताओ, 4। इन 4 क्षेत्रों में इनको मनोनीत किया जाता है, यानी स्पेसिफिक इनमें कुछ न कुछ योग्यता होनी चाहिए तो ही वो व्यक्ति वहां पर पहुंचेगा। ये किसके द्वारा, या तो एक व्यक्ति द्वारा यानी राष्ट्रपति, या एक बॉडी संस्था, कोई एक निकाय होगा, वो एक सिलेक्शन करके नाम को भेजेगा राष्ट्रपति के पास और फिर वो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नॉमिनेटेड करेगा यानी मनोनीत करेगा। जैसे ही राज्यपाल होता है वो 5 विधान परिषद में 5 क्षेत्रों में मनोनीत करता है ना, 1/6 सदस्यों को टोटल संख्या का, उसमें एक नया और शब्द जुड़ जाता है, सहकारिता, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक किसमें क्वालिफिकेशंस होगी उनको मनोनीत किया जाता है। और नियुक्त जो होता है वो क्या होता है कि डायरेक्ट एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जाता है, उसमें योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है ना। अच्छा, मनोनीत वाला जो काम होता है ये हमेशा विधायिका में होता है। विधायिका का मतलब है कानून बनाने वाली संस्था यानी लेजिस्लेचर, जिसको मैं यह कह सकता हूं एक तो संसद और दूसरा विधान मंडल, ठीक है। ये मनोनीत केवल यहीं पर ही होते हैं। उसी प्रकार से नियुक्त जो होते हैं वो हमेशा कार्यपालिका में होते हैं। कहाँ होते हैं, कार्यपालिका में, सरकार में ही होते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ पीएम के नेतृत्व में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर मैं कह सकता हूँ सीएम के नेतृत्व में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना। इसके अलावा जो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल जो हमारा होता है, ठीक है ना। तो कहने का मेरा, जैसे महाधिवक्ता हो गया, एडवोकेट जनरल जो होता है, तो ये सब जो कार्यपालिका से रिलेटेड होते हैं वो तो होते हैं अपॉइंट यानी नियुक्त। और विधायिका यानी कानून बनाने वाली जो संस्था होती है जिसमें संसद, विधानमंडल, इनमें जिन लोगों को भेजा जाता है उनके लिए नॉमिनेटेड यानी मनोनीत शब्द का प्रयोग किया
जाता है। क्लियर है? तो आज हमने एक निर्वाचित, मनोनीत, चयनित और नियुक्त। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कार्यपालिका में आता सीएम, यानी सीएम क्या होगा? अपॉइंट होगा, यानी क्या होगा? नियुक्त होगा। देख लीजिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164(1), अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यहां नियुक्ति शब्द का ही प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल करेगा। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। सुनिए जरा, देखिए, भले ही राज्य में 2 सदन हो, विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो, लेकिन जैसे हमेशा निचला सदन विधानसभा जो जनता द्वारा जहां पर चुने गए सीधे जनप्रतिनिधि आते हैं। जैसे मैं बात करूं राजस्थान, राजस्थान की विधानसभा में 200 विधायक होते हैं, ठीक है ना। उन 200 में से आधे से ज्यादा जिस दल का बहुमत होगा, कि जैसे आधे से ज्यादा मतलब 101, ये आधे से ज्यादा हो गया, 200 का आधा 100 होता है प्लस 1 यानी 101 या उससे ज्यादा जिस पार्टी के विधायक होंगे, एमएलए होंगे, उस पार्टी का क्या होगा? वहां पर सरकार बनी जाएगी, उस पार्टी का एक मुखिया चुना जाएगा। अब वो सारे एमएलए सिग्नेचर करके राज्यपाल को लिख कर देंगे। राज्यपाल उनमें से एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर क्या करेगा? नियुक्त करेगा। तो बहुमत दल का, यानी जो व्यक्ति बहुमत लेकर आएगा कि साहब 101 एमएलए का साइन किया हुआ शपथ पत्र ये आपको दे रहा हूं, ये इन सभी ने मुझे समर्थन दिया है, मुझे अपना नेता चुना, तो राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर क्या करता है? नियुक्त करता है। तो देखिए, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री क्या करता है? नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति को विधानसभा या विधान परिषद अर्थात विधानमंडल का सदस्य होना क्या है? आवश्यक है। चाहे भले कि कोई सा भी सदन हो, ऐसा नहीं है कि वो विधानसभा का ही हो। मान लीजिए विधान परिषद का मेंबर है, लेकिन उसको समर्थन विधानसभा देगी। मान लीजिए मैं विधान परिषद का मेंबर हूं, जैसे सेंटर में राज्यसभा होती है, ऐसे राज्यों में विधान परिषद होती है। भारत के 6 ही राज्यों में है। जैसे सेंटर में लोकसभा होती है, राज्यों में विधानसभा होती है। लेकिन समर्थन जो है कि 101 एमएलए तो आपके विधानसभा के ही होने चाहिए, भले वो विधान परिषद का सदस्य है, लेकिन वो 101 बोलेंगे यस हम इस व्यक्ति को समर्थन देते हैं, वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। तो दोनों में से किसी भी सदन का मेंबर हो, और बाय द वे नहीं भी है तो 6 महीने तक वो मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन 6 महीने के भीतर भीतर चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो विधान परिषद, दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना क्या है? अनिवार्य है, अन्यथा उसका मंत्री का पद निरस्त कर दिया जाएगा। तो देखिए, यह आपको विशेष करके क्या रखना? तो बहुमत, विधानसभा में बहुमत दल का वो क्या होना चाहिए? नेता होना चाहिए। ठीक है, चलिए राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है, परंतु उसे विधानसभा में बहुमत सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो, बहुमत दल के सदस्यों का, बहुमत दल के सदस्यों, ये के सदस्यों, ठीक है, का समर्थन प्राप्त है। ऐसी स्थिति में उसे मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने की तारीख, जिस दिन वो पद ग्रहण क्या करता है? ग्रहण करता है, शपथ देता, उससे बस ये ध्यान रखना, आपको मैंने बता दिया, पद ग्रहण करने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर है ना, 6 माह की अवधि के भीतर, बाहर नहीं, है ना। विधानमंडल का मतलब विधानसभा या विधान परिषद के किसी भी सदन का सदस्य बनना क्या है? आवश्यक है। ठीक है ना, अन्यथा उसका पद स्वतः ही क्या हो जाएगा? रिक्त, यानी उसको हटाने की भी आवश्यकता नहीं है और उसे त्यागपत्र देने की भी आवश्यकता नहीं है, अन्यथा उसका पद स्वतः रिक्त हो जाएगा। ऐसा संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है? अनुच्छेद 164(4). 164(4) फिर समझा देता हूं, यह कहता है कि बिना सदन का सदस्य रहते हुए भी आप मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन जिस दिन पद ग्रहण करते हैं वहां से 6 महीने के भीतर आपको हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, और अगर आप नहीं बनते हैं
तो आपका मंत्री का पद स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा। राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है, अतः मुख्यमंत्री, राज्य मतलब राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, अतः मुख्यमंत्री को विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। नियुक्ति के समान या पद ग्रहण करने की तिथि के 6 माह के अंदर अंदर, जब नियुक्ति हो जाती है उसी समय से ही उसका टाइम क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है पद ग्रहण। तो नियुक्ति के समान का मतलब जिस दिन उसको नियुक्त कर रहे हैं बस उसी के साथ साथ उसकी शपथ ग्रहण करवाई जा रही है, बस वहीं से ही। तो ये ध्यान रखने की नियुक्ति का समान का मतलब है पद ग्रहण की तारीख। यहां पर क्या किसको माना जाएगा, पद ग्रहण। तो आप तो विशेष करके ध्यान रखना, इसको पद ग्रहण की तारीख से 6 माह के भीतर उसका अंदर होना चाहिए, अन्यथा उसका मंत्री का पद स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की वही क्वालिफिकेशंस, योग्यता है जो किसी व्यक्ति का विधानसभा का सदस्य बनने की होनी चाहिए, संविधान का अनुच्छेद 173 ये कहता है, ठीक है ना। 173 ये कहता है कि हमारी जो विधानमंडल, जो लेजिस्लेचर, जो संस्थाएं होती है, उनका मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस दी गई है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसमें अगर विधानसभा का सदस्य बनता है तो 25 साल उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगर विधान परिषद का अगर वो सदस्य बनता है तो न्यूनतम जो आयु है उसकी 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये विशेष करके ध्यान रखना कि न्यूनतम आयु 25 वर्ष अगर वो विधानसभा का है, और विधान परिषद के मामले में उसकी आयु कितनी है बताओ, 30 वर्ष। तो 25 वर्ष विधानसभा के संदर्भ में है। किसके संदर्भ में है, विधानसभा के संदर्भ में, ठीक है ना। तो अगर आप में वो योग्यता ही नहीं है विधानसभा का मेंबर बनने के लिए, तो फिर आप मंत्री बनना ही आपका गलत है, क्योंकि आप 6 महीने बाद आप वापस पुनः उस पद पर नहीं रह पाएंगे, वापस सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। किसी लाभ के पद पर कार्य न करता हो, अगर मेंबर बनना है तो आप ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, यानी किसी कंपनी में आपके शेयर नहीं होने चाहिए, किसी सरकारी पद पर नहीं होने चाहिए, ऐसे पद पर नहीं होने चाहिए जिससे आपको वेतन मिलता है, सुविधाएं मिलती है, वो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट यानी लाभ का पद होता है। तो ये हाउस के मेंबर बनने की योग्यता, तो यही योग्यता उसमें होनी चाहिए। स्पेशल कोई योग्यता लिखी हुई नहीं है मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्यता है, बस वही है सदन का सदस्य होना चाहिए। सदन के सदस्य की योग्यता आपसे पूछी गई है, और सदन का सदस्य की योग्यता किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 173 में उल्लेखित है। किसी दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, किसी भी दल को विधानसभा में अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने की स्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने अभी कहा कि राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें, उनका आधा कितना होता है, 100 + 1 यानी 101, आधे से ज़्यादा अगर आपके पास बहुमत मेजोरिटी है तो आपकी सरकार बना पाएगी। कई बार क्या होता है कि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता पूर्ण, मान लीजिए बीजेपी को 90 सीट मिल गई, अब उनको 11 सीट तो कम से कम चाहिए, तो किसी अन्य दल के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया, या बड़ा दल, जैसे बड़ा दल कौन सा है, बीजेपी, तो बीजेपी को राज्यपाल ने मौका दिया कि भाई आपके पास 11 सीटों की कमी है, आप किसी अन्य निर्दलीय को, किसी छोटे मोटे दल को मिलाकर आप सरकार बना सकते हो। राज्यपाल की ड्यूटी भी है कि आप कैसे भी करके 5 साल सरकार चलाएं। आप तो बोल दोगे नहीं बहुमत नहीं आया, फिर से सरकार बनवाओ, तो फिर से चुनाव कराओ, तो ऐसे तो आप वापस दोबारा चुनाव कराए, इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा चुनाव कराए और आपका बहुमत आ जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कोशिश की जाती है, तो सबसे बड़े दल को पहले मौका देता है राज्यपाल कि भाई आपके पास बहुत कम सीटें पड़ रही है, तो इसलिए आप सीटें छुटा लो। दूसरा, गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। गठबंधन का मतलब है कि 2 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है ना, या बीजेपी के पास 90 सीटें, बोला कि आप किसी और पार्टी को मिला लो, तो कुछ पार्टियों का गठबंधन हो गया बीजेपी और अन्य दलों का, तो वो मिलकर सरकार बनाने का न्योता राज्यपाल को भिजवाते हैं कि साहब हमें न्योता दे दो और हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल मुख्यमंत्री बना सकता है, यानी नियुक्त कर सकता है, लेकिन राज्यपाल उसे 1 माह या निर्धारित अवधि के अंदर सदन में बहुमत करने के लिए, ये एक विशेष करके ध्यान रखना, पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक व्यवस्था होती है कि नियुक्ति तो पहले हो जाती है, लेकिन नियुक्ति होने के बाद जो आपने रिटर्न में जिन लोगों के सिग्नेचर करके दिए कि सर इतने एमएलएज का मुझे समर्थन है, उन सब का विधानसभा में बहुमत करवाना होता है, चाहे भले आप विधान परिषद के मेंबर भी क्यों ना हो।
विधानसभा में बहुमत करवाना पड़ता है और राज्यपाल एक निश्चित समय देता है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का देगा। हालांकि संविधान में 1 महीने की भी कोई अवधि निर्धारित नहीं है, लेकिन एक अमूमन 1 महीने से ज्यादा समय नहीं दिया जाता। ये लोकतांत्रिक ह्रास होता है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ऐसे तो राज्यपाल 5 साल तक ही बहुमत सिद्ध करने का समय नहीं देगा, तो फिर ऐसे तो बिना बहुमत के सरकार चलेगी। इसलिए पहले उसकी नियुक्ति होती है और नियुक्ति के बाद राज्यपाल एक उसको निर्धारित समय देता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा एक समय, कि अपना विधानसभा में बहुमत सिद्ध करे। और वहां विधानसभा में हाथ खड़े करवाए जाते हैं कि हाँ बोलिए भजन लाल शर्मा के पक्ष में कितने लोग हैं। वहां 101 से ज्यादा विधायकों ने हाथ खड़े किए तो आपकी सरकार को बहुमत मिल गया। अब आपकी सरकार यहां से कार्य कर सकती है। तो देखिए, निर्धारित अवधि के अंदर सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट बहुमत के अभाव वाली स्थिति में राज्यपाल अपनी स्वविवेकीय शक्ति का क्या करता है? प्रयोग। जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। कैसे? कि मान लो कोई गठबंधन की, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर दूं कि हमारे यहाँ पर जब तीसरी या चौथी विधानसभा का चुनाव हो रहा था, चौथी विधानसभा का, तो उस दौरान क्या हुआ था कि मोहनलाल सुखाड़िया सीएम थे और उसी समय चुनाव हुआ। तीसरी विधानसभा के एंडिंग में मोहनलाल सुखाड़िया सीएम बने। जब चौथी विधानसभा का चुनाव हुआ तो किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत मिला ही नहीं। तो सबसे बड़ा बहुमत मिला कांग्रेस पार्टी को, लगभग 6 एमएलए कम पड़ रहे थे। लेकिन विपक्ष जो पार्टी थी उन्होंने क्या करा कि जितने भी दल थे सब एक हो गए, निर्दलीय जितने भी पार्टियां, और उनका नेता बन गया लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के महारावल थे। और उन्होंने समर्थन पूरा, अब 6 एमएलए उधर कांग्रेस के कम पड़ रहे हैं, बड़ा दल है, लेकिन बाकी सारे एक हो गए। इसका मतलब 6 उन लोगों के पास है। और राज्यपाल संपूर्णानंद के पास गए, उनको बोला कि हमें सरकार बनाने का न्योता दीजिए आप और हम सरकार बनाएंगे। तो राज्यपाल ने ये कहते हुए मना कर दिया। अब यह राज्यपाल विवेक का प्रयोग कर रहा है कि भैया जो ये गठबंधन आप लाए हो ना, रंगे बिल्ले जो एक होकर आए हो, ये चुनाव से पहले का गठबंधन नहीं है, ये चुनाव के बाद का। जब आपको सत्ता चाहिए, जब आपने चुनाव लड़ा तब तो आपने एक दूसरे का विरोध किया, एक दूसरे को गालियां निकाली, एक दूसरे को कोसा। जब सत्ता चाहिए तो आज आप सारे भाई भाई बनकर आ गए। नहीं चलेगा। तो यहां पर राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है जब किसी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। वो चाहे जिस बड़े दल को ही बुलाएगा, जरूरी नहीं कि भले आप वो बोलेंगे सर हमारे पास मेजोरिटी है, हमारे पास आधे से ज्यादा बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 लोग बोला, आधे से ज्यादा बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दल के आप हो उस दल के पास तो स्पष्ट बहुमत नहीं, आप सब लोगों को मिलाकर लाए, तो ये ठीक बात नहीं। ऐसी सरकार ठीक से नहीं चल पाएगी, क्योंकि सब स्वार्थ के कारण आप यहाँ आए हो, और स्वार्थ के कारण आए तो आपका स्वार्थ नहीं सिद्ध होगा तो ये सरकार फिर बिखरेगी, ये जनता के लिए काम नहीं करेगी, ये अपने स्वार्थों के लिए सरकार काम करेगी। तो वहां पर राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लग सकता। लगा, पहली बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 13 मार्च 1967 को लगा था, जो 26 अप्रैल 1967 को हटाया गया था। तो इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की शपथ बात करते हैं। मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने के बाद उसे राज्यपाल अनुच्छेद 164(3) के तहत तीसरी अनुसूची के पैरा 5 और पैरा 6 के अनुसार पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराता है। किसकी कराता है? पद व गोपनीयता। मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने के पश्चात 164(3) के तहत उसकी औथ होती है, और औथ यानी शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। शपथ 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 जो शपथ होती है वो किसकी होती है? पद की। और नंबर 2 जो शपथ होती है वो किसकी होती है? गोपनीयता की क्या होती है? शपथ होती है। यानी देखिए, जब भी कोई निर्णय सामूहिक होता है हमेशा उसमें गोपनीयता की शपथ होती है। इसका मतलब ये होता है कि मैं मुख्यमंत्री हूं और आप सारे मंत्री हैं, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है और वहां पर कोई भी डिसीजन हुआ, निर्णय कैसे हुआ, अंदर किसने किसी को थप्पड़ मारी, किसी को अपशब्द कहा, या कोई बहस हुई, XYZ जो भी हुआ, या कोई व्यक्ति राजी भी नहीं था मंत्री कि नहीं मैं इस फैसले से खुश नहीं हूं, फिर भी बाकी सारे तैयार है, तो एक की बात को थोड़ी माना जाएगा, सबकी बात को माना जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने वहां निर्णय ले लिया कि ठीक है ये प्रस्ताव पास करके ये निर्णय घोषित कर दो, तो वो मंत्री बाहर आकर नहीं कह सकता कि मैंने तो इस निर्णय में कोई भागीदारी नहीं दी, मैंने तो मना किया। बाहर आकर ये कहना कि ये हम सबका सामूहिक निर्णय है, तो उसको कहते हैं गोपनीयता। कि निर्णय कैसे हुआ
ये कोई बाहर आकर नहीं बताएगा, और बताता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। तो पद और गोपनीयता की शपथ होती है। अन्य मंत्रियों को भी राज्यपाल ही पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता, सेम डिट्टो कॉपी। तो मंत्री की शपथ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की शपथ होती है, पहली पद और दूसरी किसकी होती है? गोपनीयता की शपथ होती है। ठीक है, देख लीजिए, शपथ 2 प्रकार की होती है, ये सीधा सीधा सामान्य क्वेश्चन, पद और गोपनीयता। अब एक बेहतरीन सवाल कि एक व्यक्ति मंत्री बनने तक कितनी बार शपथ लेता है? मंत्री बनने तक, यानी मिनिस्टर बनने के लिए आपको सदन का मेंबर बनना पड़ेगा, चाहे विधानसभा का बनो चाहे विधान परिषद का। हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ केवल विधानसभा ही है, तो विधानसभा का आपको क्या बनना पड़ेगा? एक सदस्य बनना पड़ेगा। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए पहले आपको कैंडिडेट यानी उम्मीदवार बनना पड़ेगा, यानी पहले आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव लड़ने के लिए आपको जो निर्वाचन अधिकारी होता है, इलेक्शन ऑफिसर, उसके सामने एक आपको अपना नामांकन पत्र यानी पर्चा दाखिल करना होता है। जब आप नामांकन पत्र दाखिल करते हैं निर्वाचन अधिकारी के समक्ष, तब वहां आपको एक शपथ लेनी पड़ती है। तो पहली शपथ आपकी निर्वाचन अधिकारी के सामने जब आप नामांकन पत्र अपना पर्चा दाखिल करते हैं, ठीक है। और उस शपथ के बाद आप हारो या जीतो उससे कोई मतलब नहीं है कि चुनाव के दौरान आप भारत के संविधान का पालन रखेंगे, आचार संहिता का नियमों का हम पालन करेंगे। उसके बाद आप चुनाव जीत गए तो आपको विधानसभा के सदस्य के रूप में आपको शपथ लेनी पड़ेगी। तो दूसरा, एज ए मेंबर आप जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली जो है उसके आप मेंबर बने, उसकी शपथ होगी। फिर तीसरा, आप मंत्री में आपका नाम आ गया तो फिर आप मंत्री पद की भी क्या लेंगे? शपथ। तो एक व्यक्ति मिनिस्टर की पोस्ट तक पहुंचते पहुंचते कितनी बार शपथ लेता है? 3 बार। उम्मीदवार के रूप में, फिर वो सदन का सदस्य में जीत जाता तो सदस्य के रूप में, और फिर मंत्री बनता तो मंत्री के रूप में। तो देख लीजिए, एक व्यक्ति मंत्री बनने तक 3 बार शपथ लेता है, उम्मीदवार के रूप में, सदस्य के रूप में और किसके रूप में? मंत्री के रूप में शपथ लेता है। ठीक है। अब देखिए, मुख्यमंत्री का कार्यकाल यानी टेन्योर। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होगा, ये कहीं उल्लेखित नहीं है। यानी जब तक आपका विधानसभा में विश्वास बना हुआ है, बहुमत है, तब तक ही आपकी सरकार रहेगी। जैसे ही आपका विधानसभा से बहुमत गिर गया, यानी मैं ये कह सकता हूं कि विपक्ष पार्टी आपको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आती है, और विपक्ष पार्टी के पास अगर आधे से ज्यादा विधायक आ गए तो आपकी क्या गिर गई? सरकार गिर गई। ठीक है ना। उसके अलावा राज्यपाल ने स्वयं कह दिया कि अपना विश्वास बहुमत आप सिद्ध करो, और वहां पर अगर आधे से ज्यादा बहुमत अगर सरकार के पक्ष में नहीं आया तो वहीं आपकी क्या गिर गई? सरकार गिर गई। अगर राज्य का शासन संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो राज्यपाल उसे कभी भी बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसलिए सामान्यतः अगर व्यवस्था सही रहती है, बहुमत रहता है, कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी, कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, तो विधानसभा का कार्यकाल 5 साल तक रहता तो सरकार का कार्यकाल भी 5 साल तक रहता है। सामान्यतः है, अनिवार्यतः नहीं। लेकिन उसके बाद 5 साल पहले भी कभी भी सरकार का त्यागपत्र यानी मुख्यमंत्री की सरकार गिराई जा सकती है। तो देख लीजिए, सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु वे विधानसभा में बहुमत का विश्वास रहने तक अपने पद पर रहते हैं। जब तक विधानसभा में बहुमत रहेगा तब तक ये अपने पद पर रहते हैं। यदि विधानसभा में सरकार या किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। सरकार या मंत्री नहीं है, यहां पर ये मुख्यमंत्री है, माफ करना, यहां पर ये मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री का मतलब यहां पर हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी उसके नेतृत्व वाली मंत्री परिषद के विरुद्ध, है ना। केवल सिंगल मंत्री के खिलाफ अगर आता है तो उसमें सरकार गिरती नहीं है, उस पर सरकार पर इस्तीफे का दबाव बन जाता है, तो फिर राज्यपाल ये कहता है कि अपना बहुमत क्या करें? सिद्ध करें। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो उसके नेतृत्व में मंत्री परिषद को क्या देना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। देखिए, त्यागपत्र, मुख्यमंत्री कभी भी राज्यपाल को संबोधित कर लिखित
वह स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित अपना त्याग पत्र दे सकता है ना। कभी भी मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा देगा तो वो किसे देगा? राज्यपाल को ही देगा। मुख्यमंत्री द्वारा पद त्याग करते ही समस्त मंत्री परिषद स्वतः ही क्या हो जाएगी? विघटित। यानी सरकार का जीवन और मरण होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन होता है? जीवन और मरण होता है। यानी मुख्यमंत्री गया, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो गई? भंग हो गई। मुख्यमंत्री गया, पूरी मंत्रिपरिषद ही क्या हो गई? भंग हो गई। यानी एक मंत्री की मृत्यु होने पर या एक मंत्री द्वारा त्यागपत्र देने पर या एक मंत्री द्वारा मंत्री को हटाने पर सरकार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री को हटा दिया या मुख्यमंत्री ने अगर त्यागपत्र दे दिया तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, क्योंकि सरकार का सर्वोपरि वो होता है, टीम का जो कैप्टन आएगा नया व्यक्ति, उसे नई टीम चुनने का अधिकार होता है। इसलिए मंत्रियों को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, समस्त मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है। अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों के जो वेतन भत्ते हैं, इनके वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा, ध्यान रहे, अब जैसे राजस्थान में तो केवल विधानसभा ही है तो हम विधानसभा की बात कर लेते हैं। विधानसभा द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है संविधान के 164(5) के तहत। तो हम बात करें राजस्थान में वर्तमान में मुख्यमंत्री जी का वेतन 75,000 और मासिक है, और कैबिनेट मंत्रियों का कितना है? 65,000 रुपये मासिक क्या वेतन है। और ये कौन तय करता है? राज्यपाल नहीं करता है, विधानसभा क्या करती है? वेतन तय करती है। और भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में ये उल्लेखित है, वेतन और भत्ते जो है हमारे संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं, जो लिस्टें हैं, उनमें जो दूसरी अनुसूची वो वेतन भत्ते की बात करती है। और उसी के तहत विधानसभा इन भत्तों को, भत्ते का मतलब है उनको सरकारी बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी जो सुविधाएं मिलती है वो उनका भत्ता है, वो विधानसभा समय समय पर चेंज करती रहती है। अब देखिए मुख्यमंत्री की हम कुछ भूमिका की बात करते हैं कि मुख्यमंत्री के पास क्या क्या पावर्स होते हैं, कैसे कैसे मुख्यमंत्री कार्य उसके अंतर्गत करते हैं। तो इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। आज हमने ये देखा कि मुख्यमंत्री और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं और कैसे उनको बहुमत सिद्ध करना होता है, उन सब मुद्दों पर हमने चर्चा करी थी। चलिए, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।